And let's talk about economies and diseconomies of scale. तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू दी पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट, व्हेन फर्म गेट्स लार्जर। फर्म का बड़ा होने का मतलब है क्वांटिटी की टर्म्स में। क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेंगे वो, तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अगर वो कॉस्ट कम होती चली गई, देन वी से कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसने अचीव किया है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? स्केल करना, यानी जब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, आप अपनी फर्म को एक्सपैंड कर रहे हो, तो फर्म के एक्सपेंशन के साथ आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जा रही है, देन वी से कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर रहे हो। और अगर वो बढ़ती जा रही है, देन देर इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, आइडियली होना ये चाहिए, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट कम होती चली जानी चाहिए। बट अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देन कॉस्ट बढ़ भी सकती है। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट कम्स अंडर इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, तो इन शॉर्ट मैथमेटिकली आप ये देखना चाहते हो आपके एवरेज कॉस्ट में विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट क्या चेंज आ रहा है, क्या वो बढ़ती जा रही है या वो कम होती जा रही है, ये हमारा सवाल है। ओके, तो वी विल से इट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल if this change in average cost with respect to output is less than zero। वो डिक्रीजिंग है, ये जो एवरेज कॉस्ट है with respect to output it is decreasing। ठीक है, यहाँ डेल लगाओ या डी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड we will say that it is diseconomies of scale if change in average cost with respect to output is more than zero। increasing average cost बढ़ती चली जा रही है, so that is called diseconomies of scale। Is that fine? ओके, अगर आपको याद हो, हम बात कर रहे थे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप के बारे में। कहाँ पर है? ये रहा। सी दिस, थोड़ा एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो एसी और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है? जब एसी फॉल करता है, ओके, अगर एसी इज फॉलिंग, तब क्या होगा? तब जो मार्जिनल कॉस्ट है, see this thing, this here in this region, see what is happening, not exactly this, यहां तक, या, तो जब तक एसी फॉल कर रहा है, नोटिस दैट ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, इट इज बिलो एवरेज कॉस्ट। ये रही एवरेज कॉस्ट, ये, ठीक है, एसी हमेशा उसके एंड मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एसी के नीचे है। तो अगर एसी फॉलिंग है, देन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ओके, एंड व्हेन एसी इज इंक्रीजिंग, जब एसी इंक्रीजिंग है, इन दैट टाइम नोटिस की एवरेज कॉस्ट बिलो है मार्जिनल कॉस्ट के, जब एसी इंक्रीजिंग होता है। तो इन दैट केस एसी विल बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है? ओके, चलो वापस चलें फिर। ठीक है, तो
अगर AC फॉलिंग है तो AC शुड बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, एंड AC अगर इंक्रीजिंग है तब AC शुड बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, ये दीज आर नॉन फैक्ट्स। नाउ तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इसका यूज करके भी इस डिस्कशन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन अ मेजर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज, एक मैं मेजर डिफाइन कर रहा हूं विच इज average cost at some quantity level as a function of q and marginal cost as a function of q. Let's call this thing s. ओके, इसको हमने इस रेशियो को हम नाम दे रहे हैं s का, s एज अ फंक्शन ऑफ q। तो दस इकोनॉमीज ऑफ स्केल फिर कब होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस AC should be decreasing, and if that is the case, in that case AC upon MC यानी S will be more than 1। यहां पर देखो, अगर मैं इस मार्जिनल कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो AC अपॉन MC, एंड मोर देन का सिंबल चल रहा है और वहां पर रह जाएगा 1, तो मोर देन 1 हो जाएगा। तो मैं इसे रीडिफाइन कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होगा? इफ SQ यानी AC अपॉन MC विल बी मोर देन, राइट? दोनों सेम बात है। AC का डिक्रीज होना इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है? एवरेज कॉस्ट अगर फॉलिंग है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और जब AC फॉलिंग होता है, हमें ये रिलेशनशिप पता है कि उस टाइम पर AC ज्यादा होगा MC से, विच इज सेम एज कि AC अपॉन MC का ये जो रेशियो है वो मोर देन 1 होना। ये दोनों बातें सेम है, दीज टू थिंग्स आर सेम। AC मोर देन MC होना और AC बाय MC का मोर देन 1 होना सेम बात है, एंड इट इज ऑल्सो सेम एज फॉलिंग AC। ओके, तो हमने इस मेजर को रीडिफाइन किया है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा जब SQ मोर देन 1 होगा, एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल if SQ is less than 1। Is it fine? लेकिन कोई तो पॉइंट होगा जहां पर ये फॉलिंग AC जाके रुक जाए, या एक तरीके से मैं कहना चाहूं कि वो AC का, ये फॉलिंग AC का कहीं तो कोई मिनिमम पॉइंट होगा। वेल वो होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड MES, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। उससे ज्यादा AC कम नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हम जिंदगी भर आउटपुट इंक्रीज करते चले जाएं और AC फॉल होता चला जाए, ठीक है? कहीं पर तो जाके आपकी एफिशिएंसी रुकेगी, राइट? तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहते हैं उसे। तो AC इज मिनिमाइज्ड, उस पॉइंट पर पहुंचकर AC हो जाएगा मिनिमाइज्ड, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो वहां जाके खत्म हो जाएगी। इट इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। ओके, तो जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं उसके लिए एक हम शॉर्ट डायग्राम बना सकते हैं, काइंड ऑफ समराइज्ड वर्जन। Yeah. So on the y-axis I have AC, and on the x-axis I have quantity. Okay, so this is AC as a function of Q. So notice कि till this point, यहाँ तक, here AC is falling, AC decreases है यहाँ पर, which means कि यहाँ पर ये जो हमारा मेजर था SQ,
वो यहाँ पर होगा मोर देन वन। व्हेन एसी इज फॉलिंग, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट दैट टाइम एस क्यू विल बी मोर देन वन। ओके, नाउ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यहाँ पर एसी इज कांस्टेंट, तो ना एसी इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, इट इज कांस्टेंट। तो एट दैट टाइम एस क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन, बिकॉज ऐसे पॉइंट जब एसी कांस्टेंट होता है तो इट इज इक्वल टू एमसी होता है, राइट? व्हेन एसी अपने मिनिमम पर चल रहा है, ओके, उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, उस पॉइंट पर अपना एमसी कट कर रहा होता है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, तो एसी अपॉन एमसी ऑटोमेटिकली क्या बन गया? वन। तो वहां से आ गया ये वन। ठीक है, एंड देन हियर, तो अगर एसी, तो इसे थोड़ा मिस इंटरप्रेट मत करना, हम ये नहीं कह रहे कि इस क्वांटिटी लेवल तक एसी डिक्रीजिंग होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद इंक्रीजिंग होता है, ये वो चीज नहीं बता रहा है। ये बस इतना बता रहा है कि अलग अलग एसी की शेप से रिलेटेड एस क्यू क्या होगा, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। वी आर नॉट क्लेमिंग कि स्टार्टिंग में एसी फॉल ही करता है, वो नहीं कर रहे हम। ठीक है, ये सिर्फ पूरी चीज को समराइज करने का एक तरीका है। तो एसी अगर इंक्रीजिंग है, देन इन दैट केस एस क्यू विल बी लेस देन। ओके, दिस इज economies of scale, this is diseconomies of scale. Okay, and in the middle actually it is average cost, अगर constant आ रही है, that's the reason for a I guess no, it should be CRTS टेक्नोलॉजी में ऐसा होगा कि एवरेज कॉस्ट एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन, वो वो CRTS रहा होगा, इसीलिए एवरेज कॉस्ट बाद में कांस्टेंट आ रही। ओके, इज इट फाइन? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी जब आप इनपुट्स को डबल कर रहे हो तो आउटपुट मोर देन डबल हो रहा है। ओके, अगर आप इनपुट को डबल कर रहे हो तो आउटपुट मोर देन डबल हो रहा है, तो आप कम कॉस्ट के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो। यानी तो एक्चुअली आपकी ये जो कॉस्ट है दैट हैज टू बी फॉलोइंग। IRT इज इट इट इटसेल्फ मींस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। So there is a question in the chat box regarding the real life application. तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवेज। ओके, तो इंडियन रेलवेज, अगर आप एक दिन में वो करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं यूजिंग इंडियन रेलवेज, तो अगर आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब अगर उसे हम प्राइवेटाइज कर देते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर जाते हैं मार्केट में, सी व्हाट विल हैपन। अभी तक क्या है, सब कुछ एक ही एंटिटी संभाल रही, कंट्रोल कर रही। ठीक है, एंड और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खुद लगाएगी। ओके, और लेकिन अगर उसकी जगह छोटे छोटे प्लेयर्स अपनी अपनी रेलवे ट्रैक लगाएं थोड़ी सी, तो वो जहां इंडियन रेलवेज ये सारा आयरन मेटल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ एक साथ कर रही है, तो उन्हें ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा। अगर आप पूरे लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बना रहे हो, एक साथ लाखों लोगों को हायर कर रहे हो, सस्ता पड़ेगा थ्रू थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। आप एक साथ मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ मेटल खरीद रहे हो, सस्ता पड़ेगा। बट अगर ये छोटे छोटे प्लेयर्स अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, देन इन दैट केस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दे विल नेवर बी एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो एक सिंगल एंटिटी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके अचीव कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैज एन रियल लाइफ एग्जाम, रियल लाइफ एप्लीकेशन। ओके, सो कमिंग बैक, IRTS अगर हुई टेक्नोलॉजी आपके पास, तो आपकी कॉस्ट घटती चली जाएगी, बिकॉज यू आर मोर प्रोडक्टिव, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, ठीक है, तो जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, यू हैव टू डू दैट एट अ हायर पर यूनिट कॉस्ट।
ओके, सो इन दैट केस यू विल गेट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, एंड CRTS तो ये रहा. ओके, नाउ अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मतलब IRTS है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पक्का होगा, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो गारंटी नहीं है कि IRTS ही होगा. तो कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. ठीक है, तो हो सकता है विदाउट IRTS टेक्नोलॉजी कोई फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पा रही है. ठीक है, सो कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. इन दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? कहते हैं यहाँ पे वन मोर थिंग. रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या क्या चीजें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के पीछे मतलब हेल्प करती हैं. ओके, एक हो सकता है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन ऑब्वियसली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. तो आप डिवीजन ऑफ लेबर करोगे, मतलब जो जिस काम में अच्छा है वो सिर्फ वही करे. ठीक है, तो अक्सर अगर आप बैंक्स की बात करो, जो विच आर नॉन टू बी हाईली इनएफिशिएंट, तो वहां पर रोटेशन होती है कि एक महीने ये पर्सन फ्रंट डेस्क पे बैठेगा, एक महीने ये कैश संभालेगा, एक महीने ये बैक एंड पे काम करेगा, तो वो रोटेशन करते रहते हैं. ठीक है, एंड उनके अपने रीजंस हैं कि अगर छुट्टियों का टाइम आया तो दूसरा काम कोई और संभालेंगे कैसे. अगर अगर वो काम सिर्फ एक ही को पता है, तो फिर वो उस दिन वो काम संभालेगा कौन जिस दिन वो नहीं आया. तो वो एक इशू रहता है. बट अगर हर कोई सिर्फ वही काम करे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, देन दैट विल श्योरली रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा. तो डिवीजन ऑफ लेबर डिक्रीजेस एवरेज कॉस्ट. ओके, व्हाट एल्स? लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट एक रीजन होते हैं. लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट. अगर जैसे आप इंडियन रेलवेज की बात करो, इस मार्केट में घुसने के लिए, रेलवे मार्केट में घुसने के लिए बहुत बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट है. एंड नॉट जस्ट इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन एज वेल. आप जब भी एक्सपेंड करना चाहोगे, फिक्स्ड कॉस्ट उसी टाइम बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ऐसे कामों में जहां पर बहुत हाई रिक्वायरमेंट है पैसे की, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर ऑब्वियसली वो जो एफ वाला पार्ट है कॉस्ट का, एक वेरिएबल पार्ट है, एक फिक्स्ड पार्ट है. जब आप क्यू से इसे डिवाइड करोगे, एवरेज फॉर्म में लेके आओगे, दिस पार्ट कीप्स ऑन फॉलोइंग. तो यहाँ पर तो ऐसे कामों में इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा जब ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज हो. ओके, द कॉस्ट ऑफ द मिनिमम साइज इनपुट, minimum size input spreading over large quantity, spreading over a large quantity, and hence average cost falls. Okay, so क्या मतलब है इस बात का? मिनिमम साइज इनपुट स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज क्वांटिटी से अंडरस्टैंड दिस थिंग. इंडियन रेलवेज ने एक्सपेंशन करना है, उसने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं. आज वो एरिया वन में उन कॉन्ट्रैक्टर उन लेबर को बोल रहा है काम करने को. यहाँ जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, उसी सेम लेबर को वो भेज सकता है दूसरे एरिया में कि आज तुम यहाँ पर जाके काम करो. ओके, तो यू डोंट हैव टू हायर अगेन एंड अगेन. ठीक है, अगर आप अकेले ऑपरेट कर रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप ढीला काम भी कर सकते हो. आप धीरे धीरे इन्हीं लोगों से काम करवा करवा के अपनी कॉस्ट थोड़ी बहुत बचा सकते हो. ठीक है,
बिकॉज अगर आपको बहुत जल्दी काम करवाना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर रख रखी है, इनको तो पैसे देने ही है, ठीक है, तो उनसे आज यहाँ करवाओ, कल वहां करवाओ, फिर वहां करवाओ, ऐसे धीरे धीरे आपका एक्सपेंशन होता जाएगा, लेकिन कॉस्ट कम रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? ग्रेट। या दैट्स इट।